Hello and welcome back students to Prep Classes Academy. Today we'll be doing the second chapter of English, that is method and approaches in ELT, that is English language teaching. तो इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्या क्या मेथड्स एंड अप्रोचेस हैं इन टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग ELT। इंग्लिश जो होता है इट्स मोस्ट वाइडली स्टडीड फॉरेन लैंग्वेज अराउंड द वर्ल्ड, वी ऑल नो दैट। मेथड्स एंड मेथडोलॉजीज क्या होते हैं? इट रेफर्स टू द कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्निक जो कि यूज़ किया जाता है पढ़ाने के लिए। अप्रोचेस होते हैं फिलोसफीज ऑफ एजुकेशनिस्ट टीचर्स अबाउट टीचिंग और इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग दैट कैन बी अप्लाइड इन द क्लासरूम। किस तरीके से उस मेथड को हमें अप्लाई करना है, दैट इज अप्रोचेस फॉर टीचिंग एंड स्पेशली इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। मेथड मेक बेस फॉर द एप्लीकेबल टेक्निक्स फॉर द टीचर्स। द नॉलेज ऑफ मेथड बिकम्स बेस ऑफ सक्सेसफुल टीचिंग। इंग्लिश में स्पेशली अगर मेथड्स को सही तरीके से अप्रोच किया जाए, सही तरीके से यूज़ किया जाए तो एक सक्सेसफुल टीचिंग होता है। पहला है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। इस मेथड में क्या होता है? इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट ट्रेडिशनल अप्रोच टू लैंग्वेज टीचिंग, especially in the context of English language. This method was originally used to teach dead languages like Latin and Greek, but it has been adapted for modern languages including English. इसमें क्या होता है? फोकस ऑन ग्रामर एंड रूल्स। द कोर ऑफ द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इज़ टू फोकस ऑन ग्रामर रूल्स। वो लोग ग्रामर रूल्स में ज़्यादा फोकस करते हैं। टीचर्स एक्सप्लेन द ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। टीचर जो होता है वो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर पूरा एक्सप्लेन करता है बच्चों को, कंपेयर करता है स्टूडेंट्स के ग्रामर को विद नेटिव लैंग्वेज। द आइडिया इज़ दैट इफ़ यू अंडरस्टैंड द रूल्स एंड पैटर्न्स ऑफ द लैंग्वेज। इसका मेन फोकस क्या है कि अगर आप रूल्स एंड पैटर्न्स लैंग्वेज के समझ जाओ तो आप ईजिली एक सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। तो इसलिए इसमें टेंसेज, वर्ब्स, इन सब चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। ट्रांसलेशन बिटवीन लैंग्वेजेस। तो इन ग्रामर टीचिंग a lot of practice involves translation exercises between the target language, for example English, and the student's native language, for example Spanish, French, हिंदी भी हो सकता है। तो इसमें होता क्या है कि स्टूडेंट्स को ट्रांसलेट करके बताया जाता है ताकि उनको ईजिली समझ आए। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया, आई ईट एप्पल्स, तो स्पेनिश में उसको ये बोलते हैं, हिंदी में उसको बोलते हैं मैं एप्पल खाता हूँ, मैं सेब खाता हूँ। तो इस तरीके से ट्रांसलेट करके बच्चों को समझाया जाता है ताकि बच्चे कनेक्ट कर सके मीनिंग्स को। फिर है वोकेबलरी बिल्डिंग। वोकेबलरी इन द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इज़ प्राइमरीली लर्न थ्रू ट्रांसलेशन कर करके वो लोग वोकेबलरी भी सीखते हैं, मेमोराइज करते हैं नए नए वर्ड्स को। फॉर एग्जाम्पल द टीचर माइट गिव अ लिस्ट ऑफ इंग्लिश वर्ड। टीचर क्या करता है, एक लिस्ट ऑफ इंग्लिश वर्ड्स दे देता है और बच्चों को उसको ग्रेजुअली वो मेमोराइज कराता है। जैसे बुक, कार, हाउस, कुछ भी छोटे मोटे वर्ड्स या फिर धीरे धीरे फिर कॉम्प्लेक्स वर्ड्स जो होते हैं वो देख के उनको वोकेबलरी बिल्डिंग करने की कोशिश करता है। एम्फेसिस ऑन रीडिंग एंड राइटिंग। इसमें रीडिंग एंड राइटिंग ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड जो है वो ज़्यादा फोकस करता है रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स में रैदर देन स्पीकिंग एंड लिसनिंग। ठीक है, तो रीडिंग में स्टूडेंट्स जो होते हैं वो पैसेज रीड करते हैं टारगेट लैंग्वेज में, यानी इंग्लिश जैसे उनका टारगेट लैंग्वेज है जो उनको लर्न करना है, दैट इज़ टारगेट लैंग्वेज, और फिर उसको ट्रांसलेट करते हैं अपने नेटिव लैंग्वेज के थ्रू। राइटिंग में उनको स्टूडेंट्स राइट ट्रांसलेशन, सेंटेंस ड्रिल्स एंड अदर रिटन टास्क टू प्रैक्टिस ग्रामर। ठीक है, तो इसमें रीडिंग एंड राइटिंग में फोकस किया जाता है। फोकस ऑन एक्यूरेसी ओवर फ्लुएंसी। इसमें फ्लुएंसी से ज़्यादा कि इंग्लिश आपका कितना फ्लुएंट है उससे ज़्यादा फोकस दिया जाता है एक्यूरेसी, मतलब आपने जो बोला है वो एक्यूरेट है या नहीं है। फिर है हमारा एडवांटेजेस ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। इसके एडवांटेजेस क्या हैं? अंडरस्टैंडिंग ग्रामर, क्योंकि वो लोग ग्रामर पे ज़्यादा, ग्रामर के रूल्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं। स्ट्रॉन्ग रिटन स्किल हो जाता है क्योंकि उसमें राइटिंग में बहुत ज़्यादा फोकस दिया जाता है। फेमिलियर स्ट्रक्चर, जो सिंस GTM यूजेज द स्टूडेंट्स नेटिव लैंग्वेज टू एक्सप्लेन रूल्स एंड वोकेबलरी, इट फील्स मोर फेमिलियर, तो उनको बहुत ज़्यादा फेमिलियर लगता है। फिर है डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन। लैक ऑफ स्पीकिंग स्किल, क्योंकि ये रीडिंग और राइटिंग में ज़्यादा फोकस करते हैं तो स्पीकिंग स्किल बहुत कम पड़ जाते हैं। मोनोटोनस एंड बोरिंग, बहुत ही सेम टाइप का जो होता है, रेपिटेशन होता है, क्लास बहुत डल लगता है, इसलिए बच्चों को बहुत मोनोटोनस हो जाता है और बहुत बोरिंग हो जाता है। Limited listening skill. Since GTM doesn't emphasize listening activities, students might not get used to the sounds of the target language. वो लोग क्योंकि उसमें लिसनिंग स्किल में ज़्यादा फोकस नहीं दिया जाता तो हो सकता है कि बच्चों का धीरे धीरे वो वाला जो स्किल है वो कम हो जाए और उनको लिसनिंग, जो टारगेट लैंग्वेज लिसनिंग है उसके ऊपर वो ज़्यादा फोकस ना करें। लिमिटेड कल्चरल कंटेक्स्ट। द मेथड फोकसेस मेनली ऑन द रूल्स एंड वोकेबलरी बट डजंट एम्फेसिस कल्चरल कंटेक्स्ट और प्रैक्टिकल यूसेज। प्रैक्टिकल यूसेज से ज़्यादा वो सिर्फ रूल्स एंड वोकेबलरी पे ज़्यादा फोकस करते हैं। फिर है हमारा सेकंड मेथड, दैट इज़ डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में एक्चुअली करते क्या है, सोचो आपका टारगेट लैंग्वेज इंग्लिश है कि आपको बच्चों को इंग्लिश पढ़ाना है,
बट क्लास में जब पढ़ाते हैं तब वो टारगेट लैंग्वेज का ही यूज़ करते हैं बस, और उनके नेटिव लैंग्वेज को बिल्कुल यूज़ नहीं करते। जैसे कि हम लोग GTM यानी ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में यूज़ करते थे नेटिव लैंग्वेज, इसमें वो लोग नेटिव लैंग्वेज यूज़ नहीं करते हैं, विच रिलाइज ऑन ट्रांसलेशन एंड ग्रामर एक्सप्लेनेशन इन द नेटिव लैंग्वेज। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में नेटिव लैंग्वेज में करते थे, बट डायरेक्ट मेथड में जो है स्टूडेंट का कंप्लीट फोकस जो होता था वो डालते हैं हमारे टारगेट लैंग्वेज में। द डायरेक्ट मेथड फोकसेस ऑन इमर्जिंग स्टूडेंट्स इन द लैंग्वेज फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, स्टार्टिंग से ही उनको पूरे टारगेट लैंग्वेज में ही डाल देते हैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग नेटिव लैंग्वेज। इसका की फीचर्स क्या है? स्पीकिंग एंड लिसनिंग। यहाँ पे मेन जो उनका फोकस है वो है स्पीकिंग और लिसनिंग में, क्योंकि वो लोग टारगेट लैंग्वेज में ही काम कर रहे हैं, तो वो किस तरीके से बच्चे टारगेट लैंग्वेज यूज़ करके स्पीक कर रहे हैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस रहता है। एंड अंडरस्टैंडिंग द स्पोकन लैंग्वेज, और वो जो टारगेट लैंग्वेज में बात कर रहे हैं उसको कैसे अंडरस्टैंड करना है यानी लिसन करना है, उस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करते हैं। नो यूज़ ऑफ द नेटिव लैंग्वेज, जैसे मैंने बताया इसमें नेटिव लैंग्वेज का बिल्कुल यूज़ ही नहीं करते हैं। वर्ड्स एंड सेंटेंसेस है वो डायरेक्ट उनके जो टारगेट लैंग्वेज है उसी में एक्सक्लूसिवली पढ़ाया जाता है। Learning through context and real life situation. Vocabulary and grammar are taught through real life context. For example, instead of memorizing list of vocabulary, students may learn words by seeing them used in sentences. तो सोचो एक वर्ड है famished. Famished का मतलब है बहुत ज़्यादा भूख लगना, बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, हंग्री। जैसे हम बोलते हैं कि आई एम वेरी हंग्री, उसको एक हम बहुत ही बड़े और अच्छे और बहुत ज़्यादा अच्छे इंग्लिश में बोलने के लिए हम बोल सकते हैं आई एम फैमिश्ड। तो बच्चों को ये रटाने से अच्छा वो लोग क्या करते हैं, सेंटेंस में यूज़ कराते हैं टीचर्स कि आप सेंटेंस में ये यूज़ करते रहो, और वो यूज़ करते 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 बच्चे ऑटोमेटिकली जो वोकैबुलरी है वो सीख जाते हैं। लेकिन GTM में क्या था कि उनको वर्ड्स दिया जाता था और वो लोग रोट लर्निंग करते थे, इसमें वैसा नहीं है। फिर है हमारा ग्रामर टॉट इंडक्टिवली। अब ग्रामर इज टॉट इंडक्टिवली मीन्स ग्रामर को वो लोग कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस टीचर्स नहीं पढ़ाते हैं बच्चों को कि आप ये रूल लर्न करो, टेंस का ये रूल है, वर्ब का ये रूल है। वो लोग डायरेक्ट उनको बच्चों को किस तरीके से पढ़ाते हैं? इंडक्टिवली। इंडक्टिवली मतलब जब बच्चे स्टेटमेंट सेंटेंस सब बोलने लगते हैं वो बोल बोल के उसको धीरे धीरे अपने आप ही सीख जाते हैं। इंग्लिश में बात करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे, उसी से वो धीरे धीरे अपने आप सीख जाते हैं कहाँ पे कैसे टेंस यूज़ करना है इंस्टेड ऑफ मेमोराइजिंग द रूल्स। फिर हमारा करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन एंड इंटोनेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है इस पर्टिकुलर मेथड में। इंटोनेशन क्या होता है? वर्ड्स को कितने स्ट्रेस के साथ बोलना, उस वर्ड्स का उतार चढ़ाव जो बोलते हैं, दैट इज़ इंटोनेशन एंड करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। फिर है एडवांटेजेस ऑफ डायरेक्ट मेथड। नेचुरल लर्निंग प्रोसेस है, यहाँ पे कहीं पे भी रूल्स लगे वगैरह लर्न करने नहीं बोलते हैं, डायरेक्ट उनको सेंटेंसेस बोल बोल के इंग्लिश में बात कर करके वो प्रोसेस उनका ऑटोमेटिकली नेचुरल हो जाता है। इम्प्रूव्ड स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल, इसमें लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल इंप्रूव हो जाता है क्योंकि फ्लुएंसी होता है, प्रोनाउंसिएशन, वोकैबुलरी, इंटोनेशन पे ध्यान दिया जाता है। एनकरेजेस थिंकिंग इन द टारगेट लैंग्वेज, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो बच्चों का जो नेटिव लैंग्वेज है वो यूज़ नहीं होता, इसलिए जब वो थिंक भी सोचते भी हैं तो वो टारगेट लैंग्वेज में ही सोचते हैं। एंगेजमेंट एंड मोटिवेशन, ये बच्चों को एक्टिव पार्टिसिपेशन में हेल्प करता है और एंगेज करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा एक प्रोसेस है। हमारा डिसएडवांटेजेस ऑफ डायरेक्ट मेथड। डिसएडवांटेजेस क्या हैं कि उसमें लिमिटेड फोकस होता है हमारे ग्रामर में, क्योंकि उनका मेन फोकस होता है कि स्पीकिंग एंड लिसनिंग के साथ ही वो ग्रामेटिकल यूसेज सीख जाएंगे, अलग से उनको ग्रामर पे फोकस नहीं कराया जाता। चैलेंजेस फॉर बिगनर्स, जो बिगनर्स है उनके लिए चैलेंजिंग हो जाएगा क्योंकि वोकैबुलरी जो है वो डायरेक्ट उनके जो टारगेट लैंग्वेज है उसमें हो रहा है और उनके जो नेटिव लैंग्वेज है उसमें नहीं हो रहा है। कल्चरल लिमिटेशन क्यों हो जाता है? सिंस द मेथड एम्फसाइजेज इमर्शन इन लैंग्वेज, स्टूडेंट्स में समटाइम मिस आउट इन अंडरस्टैंडिंग द कल्चरल कंटेक्स्ट ऑफ द लैंग्वेज विच इज़ इंपॉर्टेंट फॉर फुली ग्रास्पिंग इट्स मीनिंग एंड यूसेज। कभी कभी ये होता है जब हम लोग नेटिव लैंग्वेज में बोलते हैं तो उसका एक अलग मतलब निकलता है और इंग्लिश में अलग निकलता है, तो वो जो कल्चरल लिमिटेशन, वो जो लिमिटेशन हो जाता है उस वजह से कभी कभी अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। नॉट सूटेबल फॉर लार्ज क्लास, बड़े क्लास के लिए ये सूटेबल नहीं है वेर देर इज मोर अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट्स टू प्रैक्टिस स्पीकिंग। इन लार्ज क्लास इट मे बी डिफिकल्ट फॉर द टीचर्स टू एंश्योर दैट एवरीबडी हैज़ इनफ स्पीकिंग प्रैक्टिस। तो हर बच्चे को स्पीकिंग प्रैक्टिस करवाने के लिए हमें लिमिटेड बच्चे चाहिए, ज़्यादा बच्चे होने से बहुत लेंदी प्रोसेस और बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अब प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्ट मेथड क्या है? पहला है लैंग्वेज इज़ बेस्ट लर्न थ्रू यूज़। इसका मेन प्रिंसिपल क्या है कि जो डायरेक्ट मेथड का कि जो लैंग्वेज है उसका सबसे बेस्ट तरीका है लर्न करने का यूज़ करके। जितना एप्लीकेशन करेंगे यूसेज में उतना ही ज़्यादा उसका हम लोग लर्न कर सकते हैं। नो यूज़ ऑफ द नेटिव लैंग्वेज, उसमें नेटिव लैंग्वेज को यूज़ नहीं करते, जैसे मैंने आपको बताया कुछ ट्रांसलेशन नहीं होता है नेटिव लैंग्वेज में, डायरेक्ट हम लोग यूज़ करते हैं हमारा टारगेट लैंग्वेज।
एम्फेसिस ऑन स्पीकिंग लिसनिंग, ये ऑलरेडी हम लोग जो भी हमने पढ़ा अभी नेचर उसका प्रिंसिपल्स में वही सब आएंगे, आपको थोड़ा एप्लीकेशन इसमें लिखना है किस तरीके से अप्लाई किया जाता है। ग्रामर जो है वो इंडक्टिवली टॉट किया जाता है, ये भी मैंने बताया आपको। फिर है वोकेबलरी इज टॉट थ्रू कंटेक्स्ट, वोकेबलरी जो है उनको कंटेक्स्ट के थ्रू बताया जाता है, अलग से ग्रामर नहीं बताया जाता। फोकस जो होता है वो प्रोनाउंसिएशन में होता है, और स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग होता है कि बच्चों के ऊपर ज़्यादा फोकस रहता है, बच्चे किस तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं और यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर टीचर का रोल खाली गाइडेंस का होता है। रेपिटेशन एंड प्रैक्टिस, इसमें है कि जितना रिपीट करेंगे लैंग्वेज, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने जल्दी उनका फ्लुएंसी इंप्रूव होगा। फिर है हमारा बाइलिंगुअल मेथड। बाइलिंगुअल मेथड क्या है? The bilingual is a language teaching approach that uses both the native language that is L1 and the target language L2. यहाँ पे दोनों languages का use किया जाता है. It blends aspects of direct instruction in the target language with the use of students' native language for support, explanation and translation. यहाँ पे क्या डायरेक्ट जो इंस्ट्रक्शन होता है टारगेट लैंग्वेज में देते हैं, फिर बच्चों को वही चीज़ समझाने के लिए उनका नेटिव लैंग्वेज यूज़ करते हैं, ताकि बच्चों का जो वो लर्निंग का जो ब्रिज होता है, वो जो गैप होता है वो ना हो ज़्यादा। की फीचर्स क्या है बाइलिंगुअल मेथड का? यूज़ होता है हमारा दोनों L1 एंड L2 यानी नेटिव लैंग्वेज एंड टारगेट लैंग्वेज। इससे क्या होता है, टीचर जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स ग्रामर के जो रूल्स है, वोकैबुलरी है, वो नेटिव लैंग्वेज में ईजिली समझा सकते हैं। L1 एज अ सपोर्ट टूल, वो सपोर्ट टूल की तरह यूज़ करते हैं जब एक्सप्लेनेशन करते हैं, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स मटेरियल्स एक्सप्लेन करते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करना होता है, तब बच्चों को अगर समझ नहीं आता है तो उसी चीज़ को वो उनके नेटिव लैंग्वेज में समझा सकते हैं। फिर है हमारा नेक्स्ट ग्रेजुअल ट्रांजिशन टू फुल यूज़ ऑफ L2। L1 से शुरू करते हैं, पहले वो जैसे टारगेट लैंग्वेज इंग्लिश है, इंग्लिश में समझाते हैं, फिर उसको नेटिव लैंग्वेज में बच्चों को और ज़्यादा अच्छे से समझाने के लिए नेटिव लैंग्वेज यूज़ करते हैं। फिर जब नेटिव लैंग्वेज धीरे धीरे बंद करते हैं यूज़ करना, ताकि बच्चे अब धीरे धीरे ऑटोमेटिकली L2 में शिफ्ट हो जाएं, तो धीरे धीरे नेटिव लैंग्वेज का यूसेज कम करते 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 बच्चे फाइनली जो है वो L2 में फुली फोकस करने लगते हैं। बैलेंस्ड फोकस ऑन कम्युनिकेशन एंड ग्रामर, यहाँ पे बाइलिंगुअल मेथड जो है वो बैलेंस फोकस करता है, कम्युनिकेशन स्किल पे तो करता ही है प्लस ग्रामर में भी करता है, इसका जो फोकस है वो दोनों में है। यूज ऑफ ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन बिटवीन टू लैंग्वेजेस इज अ की फीचर ऑफ बाइलिंगुअल मेथड। ये तो हमें पता है, बाइलिंगुअल, बाई मतलब ही टू होता है, तो बाइलिंगुअल मेथड का मेन प्रिंसिपल क्या है कि वो है ट्रांसलेशन बिटवीन द टू लैंग्वेजेस। ठीक है, कौन सा लैंग्वेज? एक है हमारा नेटिव लैंग्वेज और एक है हमारा टारगेट लैंग्वेज। एडवांटेजेस ऑफ बाइलिंगुअल मेथड, पहला है फास्टर कॉम्प्रीहेंशन, क्योंकि अल्टीमेटली हम लोग दोनों नेटिव लैंग्वेज भी यूज़ करते हैं और टारगेट लैंग्वेज भी यूज़ करते हैं, तो फिर बहुत ही कॉम्प्रीहेंशन जो होता है वो बच्चों का स्पीड हो जाता है। फैसिलिटेट्स वोकैबुलरी एक्विजिशन, एक्विजिशन मतलब एक कनेक्शन बनाना, तो क्योंकि टारगेट लैंग्वेज के साथ नेटिव लैंग्वेज भी यूज़ होता है तो बच्चों के लिए बहुत ईजी हो जाता है समझने में और याद करने में। एंजाइटी जो है उनका रिड्यूस करता है। कैसे? अगर आपको एकदम से बोलेंगे स्पेनिश लैंग्वेज सीखो और स्पेनिश लैंग्वेज में ही बात करने लगेंगे तो एंजाइटी आ जाती है क्योंकि कुछ समझ नहीं आता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे नेटिव लैंग्वेज का यूज़ होता है एक्सप्लेनेशन के लिए, तो बच्चों में जो एंजाइटी होता है बिगनर्स में वो रिड्यूस हो जाता है। ग्रामर सपोर्ट्स ग्रामर अंडरस्टैंडिंग, ग्रामर का अंडरस्टैंडिंग सपोर्ट करता है। कैसे? द बाइलिंगुअल अप्रोचेस कैन हेल्प क्लैरिफाई ग्रामर रूल्स मोर इजीली बाय यूजिंग द नेटिव लैंग्वेज, क्योंकि नेटिव लैंग्वेज यूज़ होता है तो वो और क्लियरली बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। देन डिसएडवांटेजेस क्या है? ओवर रिलायंस ऑन L1, जब नेटिव लैंग्वेज यूज़ होने लगता है तो बच्चे उनके ऊपर इतना ज़्यादा रिलायंस करने लगते हैं कि उनको L2 पे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। जब वो उस चीज़ पर फोकस करते हैं तो उस चीज़ को प्रैक्टिस कम करते हैं, इस वजह से जब L2 पे वो लोग फोकस करते हैं तो वो ज़्यादा जल्दी ग्रास्प नहीं कर पाते। लिमिटेड एक्सपोजर टू L2, ठीक है, लेस एक्सपोजर होता है उनका टारगेट लैंग्वेज में, क्योंकि इस लैंग्वेज में इसमें L1 का बहुत यूसेज होता है उनको एक्सप्लेन करने में हर चीज़। जैसे अभी मैं इंग्लिश में रीड कर रही हूँ लेकिन हिंदी में समझा रही हूँ, तो मेरा ज़्यादा जो हो रहा है हिंदी में हो रहा है, तो इस वजह से L2 पे बच्चों का फोकस कम हो जाता है। चैलेंजेस इन एडवांस्ड स्टेज, एडवांस स्टेज में क्यों चैलेंजिंग हो जाता है? क्योंकि जब वो कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट में जाते हैं फिर L2 में शिफ्ट करते हैं तो उनको हर चीज़ समझने में थोड़ा टाइम लगता है। देन वी हैव ओरल अप्रोच। ओरल अप्रोच को ओरल मेथड भी बोला जाता है। इज अ टीचिंग मेथडोलॉजी प्राइमरली फोकस्ड ऑन स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल। इसका है स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल पे ज़्यादा फोकस। की प्रिंसिपल्स क्या है? एम्फेसिस ऑन स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल, ये ओरल कम्युनिकेशन में और लिसनिंग स्किल में ज़्यादा फोकस करते हैं। यूज़ ऑफ डायलॉग्स एंड कॉन्वर्जेशंस, क्योंकि ये ओरल अप्रोच है तो यहाँ पे डायलॉग्स और कॉन्वर्जेशन को ज़्यादा फोकस किया जाता है। डायलॉग्स आर द सेंट्रल टू डेवलप स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल्स।
देन वोकेबलरी एंड प्रोनाउंसिएशन, क्योंकि ये ओरल पे ज़्यादा फोकस रहता है, इसलिए वोकेबलरी एंड प्रोनाउंसिएशन ऑटोमेटिकली बच्चों का बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि टीचर जो होता है वो प्रोनाउंसिएशन पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, तो उनका जो नेचुरल स्पीच पैटर्न होता है वो बहुत डेवलप कर जाता है। मिनिमल यूज़ ऑफ ग्रामर एक्सप्लेनेशन, इसमें ग्रामर के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो रूल्स रेगुलेशंस है, वो सब चीज़ों पे बहुत ही ज़्यादा कम फोकस किया जाता है। उनका मेन फोकस रहता है कि किस तरीके से वो लोग स्पीकिंग प्रैक्टिस करें जिससे ऑटोमेटिकली उनका ग्रामर जो है उसका यूसेज करेक्ट हो जाए। रिपीटेशन एंड ड्रिलिंग एंड रिपीटेशन से ही उनका जो इनकरेक्ट पैटर्न होता है वो करेक्ट पैटर्न ऑफ स्पीच में चेंज हो जाता है। तो ये था हमारा ओरल मेथड। सिचुएशनल अप्रोच क्या है, जिसको सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग और सिचुएशनल मेथड भी बोला जाता है। इट्स अ मेथड ऑफ लैंग्वेज टीचिंग दैट फोकसेस ऑन प्रेजेंटिंग लैंग्वेज इन रियल लाइफ सिचुएशन. This method was popularized by A.S. Hornby and Charles C. Fries. It emphasizes teaching vocabulary and grammar structure through situations that learners are likely to encounter. मतलब learner जो चीज़ें अपनी लाइफ में डे टू डे लाइफ में एनकाउंटर करते हैं उसकी मदद से vocabulary and grammar को पढ़ाना। इसके की प्रिंसिपल्स हैं, लैंग्वेज इज टॉट थ्रू कंटेक्चुअल सिचुएशंस, द फोकस इज ऑन टीचिंग लैंग्वेज थ्रू प्रैक्टिस सिचुएशन. For example, language lessons might revolve around themes like going to the market, visiting a doctor, or making a reservation at hotel. Situations are designed to mimic real life context. तो रियल लाइफ कंटेक्स्ट को मिमिक करते हैं, एक प्ले करते हैं उसका, और हम लोग जैसे बच्चों को ये रटाना कि गोइंग टू द मार्केट बार बार बोलो और सीखो, वो नहीं करके वो एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि जैसे वो लोग मार्केट जा रहे हैं, उनसे कोई पूछता है वेयर आर यू गोइंग, तो वो बोलेंगे आई एम गोइंग टू द मार्केट. तो इस तरीके से एक सिचुएशन क्रिएट करके, एक प्रैक्टिकल सिचुएशन क्रिएट करके उनको इंग्लिश लैंग्वेज सिखाया जाता है. यूज़ ऑफ विजुअल एड्स एंड रियल ऑब्जेक्ट्स, फ्लैश कार्ड्स हो, पिक्चर्स हो, रियल ऑब्जेक्ट्स हो, वो सब दिखा के उनको लैंग्वेज के साथ कनेक्ट किया जाता है. फिर है ग्रामर इज टॉट इंडक्टिवली. अगेन इसमें भी वही रूल्स एंड रेगुलेशंस ग्रामर के नहीं दिए जाते हैं, बल्कि बच्चों को ग्रेजुअली अपने आप वो ग्रामर सीखते हैं थ्रू कंटिन्यूस स्पीच, क्योंकि फोकस ऑन कम्युनिकेशन एंड फंक्शनैलिटी रहता है. ये हमने पहले भी डिस्कस किया. उसके बाद है स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग. ऑफकोर्स अगर ये स्पीकिंग स्किल के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है तो ये स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच होना बहुत ज़रूरी है. बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे तभी उनका स्पीकिंग स्किल जो है वो इम्प्रूव होगा. यहाँ पे एक टेबल फॉर्मेट में मैंने बता दिया ओरल अप्रोच और सिचुएशनल अप्रोच में डिफरेंस क्या है. ये यूजुअली एग्जाम्स में आते हैं, तो आप उनको आपका मेन फोकस क्या होना चाहिए, क्योंकि 14-15 मार्क्स के आते हैं लॉन्ग आंसर्स, तो उसको आपको कम से कम 7-8 पेजेस लिखने हैं उसके लिए. तो फॉर दैट व्हाट यू कैन डू इज़ आफ्टर राइटिंग द एंटायर लाइक एप्लीकेशंस वगैरह जो मैंने आपको बताया, उसके बाद आप ये टेबल भी बना सकते हैं. दैट विल बी अ प्लस पॉइंट फॉर यू. तो ये टेबल बना दिया जहाँ पे ओरल अप्रोच और सिचुएशनल अप्रोच का जो डिफरेंस है एस्पेक्ट्स के साथ दे दिया है. फिर है कम्युनिकेटिव अप्रोच. कम्युनिकेटिव अप्रोच जो होता है CLT बोलते हैं, इज अ पॉपुलर एंड वाइडली यूज्ड अप्रोच इन लैंग्वेज टीचिंग. It prioritizes communication in real life situation, focusing on developing the ability to use language effectively and appropriately in visual social context, various social context. तो कम्युनिकेटिव अप्रोच जो होता है वो होता है मेन कम्युनिकेशन के ऊपर फोकस करता है, किस तरीके से मीनिंग, इंटरेक्शन एंड फ्लुएंसी है उसके ऊपर. की प्रिंसिपल है कम्युनिकेशन इज द सेंट्रल गोल. उनका सेंट्रल गोल है कि कम्युनिकेट करना है रादर देन राइटिंग एंड ऑल. उनका जो कम्युनिकेशन है उसके ऊपर, वोकैबुलरी के ऊपर वो लोग ज़्यादा काम करते हैं rather than focusing on grammar. Focus on meaning and context. In this approach, the focus is not just on the form of language, किस टाइप का फॉर्म यूज़ करना है, यानी ग्रामर एंड पंक्चुएशन के ऊपर फोकस नहीं करके उनका रहता है कि कंटेक्स्ट के ऊपर. एंड स्टूडेंट्स आर एनकरेज टू अंडरस्टैंड हाउ लैंग्वेज इज यूज्ड. हर अलग अलग सिचुएशन में लैंग्वेज को किस तरीके से यूज़ करना है उनको वो सिखाया जाता है. लर्नर सेंटर्ड अप्रोच. ऑफकोर्स कम्युनिकेशन लर्नर्स सीख रहे हैं तो लर्नर सेंटर्ड अप्रोच होता है ये. टास्क बेस्ड लर्निंग. जो कम्युनिकेशन होता है टास्क बेस्ड होता है. यहाँ पे जैसे रियल लाइफ टास्क दे देते हैं, दो बच्चों के बीच में फ़ोन कॉल करवा देंगे और फिर उनको बोलेंगे यू कम्युनिकेट इन इंग्लिश. तो ग्रेजुअली उनका इस तरीके से जो कम्युनिकेशन प्रैक्टिकल नॉलेज है वो आ जाता है. फोकस ऑन इंटरेक्शन. इंटरेक्शन पे मतलब रोल प्ले, डिस्कशन, डिबेट्स, इन सब चीज़ों के थ्रू उनका फ्लुएंसी एंड एक्यूरेसी इंप्रूव किया जाता है. फ्लुएंसी ओवर एक्यूरेसी. तो उनका फ्लुएंसी, द प्राइमरी फोकस इज ऑन फ्लुएंसी इन द कम्युनिकेशन, मीनिंग दैट स्टूडेंट्स आर एनकरेज टू स्पीक एंड राइट एज मच एज पॉसिबल इवन इफ दे मेक एरर्स. मतलब अगर उनकी गलती भी हो तो उनको उसके ऊपर फोकस करना है. एक्यूरेसी इन ग्रामर, पंक्चुएशन एंड वोकैबुलरी कम्स लेटर. एक्यूरेसी जो होता है वो बाद में आता है थ्रू ग्रेजुअल प्रैक्टिस एंड करेक्शन. फिर है यूज़ ऑफ ऑथेंटिक मटेरियल. ऑथेंटिक मटेरियल मतलब जैसे एडवर्टाइजमेंट्स हो, वीडियोज़ हो, न्यूज़पेपर्स हो, इन सब को यूज़ करके बच्चों को, लर्नर्स को एक्सपोज किया जाता है टुवर्ड्स एवरीडे लाइफ का इंग्लिश.
तो इससे उनका क्या होता है, चारों स्किल का डेवलपमेंट होता है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। देन की फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन अप्रोच क्या है, रियल लाइफ कम्युनिकेशन होता है। जैसे मैंने आपको बताया रियल लाइफ उनका जो कम्युनिकेशन होता है उस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। रोल ऑफ ग्रामर क्या है, ग्रामर इज स्टिल इम्पॉर्टेंट बट वो लेटर ऑन टॉट किया जाता है, पहले स्टूडेंट्स का करेक्ट कम्युनिकेशन, कंटेक्स्ट ऑफ कम्युनिकेशन पे फोकस किया जाता है। क्लासरूम एक्टिविटी बहुत सारे होते हैं, रोल प्ले हो, डिबेट्स हो, डेक्लेमेशन हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क हो, जैसे मैंने बताया कम्युनिकेशन को और ज़्यादा फ्लुएंट करने के लिए। ऑथेंटिक एंड फंक्शनल लैंग्वेज, द कम्युनिकेटिव अप्रोच फोकसेस ऑन टीचिंग फंक्शनल लैंग्वेज, जिसमें फ्रेजेस आ जाते हैं और जो कि हमारे एवरीडे कम्युनिकेशन में यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट माइंड लर्न हाउ टू इंट्रोड्यूस देमसेल्फ, आस्क फॉर हेल्प और गिव डायरेक्शन, ऑल दो ऑथेंटिक लैंग्वेज फ्रॉम रियल सोर्सेस। और ऑथेंटिक लैंग्वेज जो है वो रियल सोर्सेस से अपना जो नॉर्मल डे टू डे कॉन्वर्जेशन से सीख जाते हैं। फोकस ऑन लर्नर्स ऑटोनॉमी, लर्नर्स आर एनकरेज टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर लर्निंग, दिस कुड मीन वर्किंग इन पेयर्स और ग्रुप्स। तो बच्चों को पेयर्स या ग्रुप्स में उनको डिवाइड करके पढ़ाया जाता है ताकि बच्चे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके और ज़्यादा इन्वॉल्व हो और अपने गोल को अचीव करें। द कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग अप्रोचेस, टास्क एंड प्री टास्क आर एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द लेसन डिज़ाइन, स्पेशली इन टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग। तो कम्युनिकेटिंग लैंग्वेज में टास्क एंड प्री टास्क का बहुत बड़ा एक रोल होता है। क्या रोल होता है, लेट्स सी। टास्क क्या है, अ टास्क इन CLT refers to an activity where students are required to use the target language to complete a meaningful goal, solve a problem। यहाँ पे स्टूडेंट को टारगेट लैंग्वेज यूज करना पड़ता है टास्क में। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, गोल ओरिएंटेड, द टास्क हैज़ अ क्लियर गोल और ऑब्जेक्टिव दैट स्टूडेंट मस्ट अचीव यूजिंग द लैंग्वेज। फॉर एग्जाम्पल मेकिंग अ फोन कॉल, उनको फोन कॉल करने के लिए बोलेंगे टारगेट लैंग्वेज में, तो दैट इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। देन इज ऑथेंटिसिटी, टास्क आर ऑफन डिजाइन टू स्टिमुलेट रियल लाइफ सिचुएशन, एक रियल लाइफ सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। फोकस ऑन कम्युनिकेशन, इसमें कम्युनिकेशन पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। देन इन्वॉल्व्स प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग पे भी फोकस किया जाता है। टास्क often require students to negotiate meaning with others, thinking critically or make decision in the target language। जो वो decision भी लेंगे that will be in target language। तो ये हो गया टास्क, ये उनको जो टास्क दिया जाता है वो इस तरीके से होता है। और एक होता है हमारा प्री टास्क। अ प्री टास्क इज एन एक्टिविटी दैट हैपेंस बिफोर द मेन टास्क, मेन टास्क होने से पहले जो होता है दैट इज प्री टास्क। It prepares students for the task by helping them understand the topic, active prior knowledge and review on learning or learn language that will be used during the task। इसमें क्या होता है कि टास्क करने से पहले बच्चों को जो गाइडेंस दिया जाता है, टॉपिक के बारे में बताया जाता है, नॉलेज दिया जाता है, किस लैंग्वेज में किया जाएगा वो इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, वो जो उनको प्रिपेयर करते हैं दैट इज़ प्री टास्क। इसमें क्या हो जाता है, कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रिपरेशन, पहले प्रिपरेशन किया जाता है मेन टास्क के लिए, जैसे मैंने बताया आपको। फोकस ऑन इनपुट, इन प्री टास्क टीचर ऑफन प्रोवाइड स्टूडेंट्स विद वोकैबुलरी, फ्रेजेस और लैंग्वेज स्ट्रक्चर, क्या क्या यूज होगा मेन टास्क में वो टीचर उनको कम्युनिकेट करते हैं। लोअर एंजाइटी होता है, क्योंकि पहले से प्रिपेयर्ड रहते हैं तो उनको थोड़ा एंजाइटी कम होता है कि अरे हम क्या करेंगे टास्क में, क्योंकि प्री टास्क में उनको प्रिपेयर कर दिया जाता है तो एंजाइटी थोड़ा कम होता है। स्कैफोल्डिंग, इट हेल्प्स स्कैफोल्ड स्टूडेंट्स learning by ensuring they have the necessary language sources and conceptual understanding to perform the task successfully। तो स्कैफोल्डिंग में क्या होता है, बच्चों को इंश्योर किया जाता है कि उनको लैंग्वेज का जो भी वो टास्क करने वाले हैं उसका वोकैबुलरी, ग्रामर और फंक्शनल फ्रेजेस उनके पास ऑटोमेटिकली उनको टास्क से पहले बताया जाता है। Example of lesson structure with task and pre-task. Let's look at an example of a lesson that incorporates both pre-tasks and task. Pre-task phrase, warm up. The teacher introduces the topic, for example traveling abroad। सोचो एक एग्जाम्पल दे दिया यहाँ पे, टीचर ने वार्म अप कर दिया, उनको बता दिया कि आपका जो टॉपिक है वो है ट्रैवलिंग अब्रॉड। इसमें क्या क्या लैंग्वेज इंट्रोड्यूस करना है आपको, टीचर ने उनको इंट्रोड्यूस किया की वोकैबुलरी, इसमें क्या क्या यूज़ होगा, पासपोर्ट, फ्लाइट, इमिग्रेशन, बैगेज क्लेम। और यूजफुल फ्रेजेस क्या है, वेयर इज़ द नियरेस्ट एयरपोर्ट, हाउ मच इज़ द फर्स्ट फ्लाइट टिकट। ये जो जो लैंग्वेज उसमें जो जो सेंटेंसेस उसमें यूज़ होना चाहिए, टीचर ने उनको एक प्री टास्क में बता दिया। स्टूडेंट्स डिस्कस इन पेयर व्हाट दे नीड व्हेन ट्रैवलिंग टू फॉरेन कंट्रीज। इसमें आ गया स्टूडेंट का डिस्कशन, वो लोग अपना क्या क्या उसमें डिस्कस करेंगे, जब टास्क होगा वो किस तरीके से रोल प्ले करेंगे उस बारे में वो लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे वो लोग प्रिपेयर हो गए। नाउ कम्स टास्क। Role play. In pair of small groups, students role play a conversation between traveler and a travel agent using the vocabulary and phrase they learned during the pre-task. The task involves making travel agreements or solving travel related problems such as booking a flight or finding accommodation। तो इसमें क्या होता है, रोल प्ले में बच्चों को पेयर में रख दिया जाता है, उसमें वो लोग एक
रोल प्ले करते हैं, ट्रैवल एजेंट का हो या फिर ट्रैवलर का हो, जिसमें कि वो लोग एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि या तो वो ट्रैवल अग्रीमेंट कर रहे हो दोनों कम्युनिकेट करके, या फिर कुछ ट्रैवल रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, या फिर अकोमोडेशन के बारे में बात कर रहे हो। उसमें वो ये सारे वर्ड्स यूज़ करेंगे जो जो उनको टीचर ने दिया था और जो जो फ्रेजेस उनको दिए थे, तरीके से वो उनको पहले से सब प्रिपेयर कर देते हैं और फिर वो रोल प्ले में उसी चीज़ को यूज़ करते हैं। तो इससे उनका एंजाइटी भी नहीं रहता और रोल प्ले बड़े स्मूथली हो जाता है। ये टास्क एंड प्री टास्क का क्या है, डेफिनेशन क्या है, डिफरेंस, वो पूरा इसमें इस टेबल में बता दिया गया है। इसको भी आप एक बार देख लो और एग्जाम अगर आता है इसके बारे में भी तो यू कैन मेक दिस टेबल। सो हियर वी फिनिश द सेकेंड चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़।